करते हैं। पूर्व वीडियो में अभिभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु आदि सभी समासों का चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सवाल जवाब कर सकते हैं। आज हम संधि के बारे में चर्चा करते हैं। संधि, जिसको संस्कृत में संहिता नाम से भी जाना जाता है। संहिता का अर्थ भी संधि ही है, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण के रूप में हम ले सकते हैं अ प्लस अ, ये दोनों मिलके आ हो जाना। ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहेंगे। अब यहाँ संधि के जो प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधि प्रमुख रूप से तीन प्रकार के हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां स्वर वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो उसको स्वर संधि कहेंगे। जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण के साथ हो या स्वर वर्ण के साथ हो तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो जाए, विसर्ग का स बन जाए, रू बन जाए, ऊ बन जाए या विसर्ग का लोप हो जाए तो हम विसर्ग संधि कहेंगे। इस प्रकार संधि को स्वर, व्यंजन और विसर्ग के रूप में तीन भागों में बांट दिया गया है। फिर यह जो स्वर संधि है इसको भी पुनः कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई पूछे आपसे भोजन करने के लिए कौन सा स्थान प्रमुख है या कौन सा अंग कार्यरत है तो हम कहते हैं मुंह से हम भोजन करते हैं। पर मुख के अंदर भी दांत कार्यरत है, जिह्वा कार्यरत है। इस प्रकार बहुत सारे मुख के जो अंग हैं वो कार्यरत रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे से पूछा जाए संधि तो हम कह देंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी स्वर संधि के ही कुछ भेद है, जैसे यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इस प्रकार जो स्वर संधि है उस स्वर संधि को हम पांच भागों में बांट दिए: यण, अयादि, दीर्घ, गुण और वृद्धि। पांच भागों में बांट दिया हम यण संधि में। ये जो स्वर संधि है। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है यण संधि। यण संधि हम किसको कहेंगे? सबसे पहले हमारे को यह जानना पड़ेगा कि यण शब्द का क्या अर्थ है। यण शब्द का अर्थ है य, व, र और ल। ये जो चार वर्ण हैं य, व, र, ल, इन चार वर्णों को ही हम यण के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस संधि के अंतर्गत विकृति के रूप में हमारे को य, व, र, ल प्राप्ति हो उसी को ही हम यण संधि की कहेंगे। अब यहाँ पर यण संधि की विकृति के रूप में हम कहते हैं ई का जब य हो जाए, ऊ का जब व बन जाए, री का जब र हो जाए और री का जब ल हो जाए। ई का विकृति जब य में परिणत हो जाए, ऊ का जब व में हो जाए, री का जब र में और री का जब ल में परिणत हो जाए तो उसको हम यण संधि कहेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यण संधि में हम वर्णों का परिवर्तन तो कर देंगे पर आगे कौन से वर्ण होने पर हम इसका परिवर्तन करेंगे? तो इसके लिए कहा गया है आगे असवर्ण स्वर आने पर, असवर्ण स्वर यदि ई के आगे या ऊ के आगे, री के आगे, री के आगे कोई असवर्ण स्वर आए, असवर्ण स्वर से तात्पर्य यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ई है तो अंतिम शब्द के व पर शब्द के प्रथम वर्ण ई नहीं होना चाहिए। ई के जो सम है वो ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार है। ऊ के जो समान है वह सवर्ण है, वो उकार और दीर्घ उकार है। री के सवर्ण है वो ऋकार है। उसी प्रकार ये सवर्ण नहीं होना चाहिए। ई के जो सवर्ण है ई या ई, इनसे भिन्न यदि कोई स्वर आता है तो वहां पर यण संधि हो जाएगा। ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे देखो आप इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि
यहाँ देखो इत्यादि में इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। इति जो है प्रथम वर्ण है, इस प्रथम वर्ण के अंतिम स्वर क्या है? ई है। और जो आदि है, आदि का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो यहाँ पर हम जो संधि करेंगे ई और आ को लेकर ही संधि करेंगे। संधि का यह भी नियम है, संधि के वर्ण जो दो शब्दों के अंदर संधि किया जाता है, दो शब्दों के वर्णों के जो मेल है उसी को ही हम संधि करते हैं। तो जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण और जो पर शब्द है उसके आदि वर्ण, इन दोनों के अंदर ही संधि किया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम हो गया ई और अंतिम शब्द के प्रथम हो गया आ। अब अपना नियम क्या कह रहा है? ई होना चाहिए प्रथम शब्द में, उसके बाद क्या आना चाहिए? असवर्ण स्वर आना चाहिए। तो ई के बाद जो आ है वो असवर्ण स्वर है, क्योंकि ई के जो सवर्ण स्वर है वो ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार है, इसीलिए यहाँ ई का असवर्ण स्वर आ होने के कारण यहाँ ई के स्थान पर हम या कर देते हैं और रूप बन जाता है इत्यादि। उसी प्रकार वधु प्लस ऐसा, यहाँ वधु उकार है और इस वर्ण के पूर्व में ए है, जो उ और ए दोनों असवर्ण स्वर होने के कारण यहाँ उ के स्थान पर व आदेश हो जाता है और रूप बन जाता है वध्वेसा। उसी प्रकार ये य व र ल आदेश हमारे यण संधि का मुख्य विषय है। अब आगे चर्चा करते हैं, दूसरा है अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत, जैसे यण संधि के अंतर्गत हम या व र ल को यण कहते हैं, उसी प्रकार अयादि हम किसको कहेंगे? तो इसमें अय, अब, आय और आव, ये जो चार शब्द हैं इन्हीं को ही हम अयादि के नाम से जानते हैं। यण में य व र ल को यण कहते थे, उसी प्रकार अयादि में अय, अब, आय और आव, इन चारों वर्णों को हम अयादि कहेंगे। अर्थात किन्हीं दो वर्णों के मेल से व किसी वर्ण की विकृति के रूप में यदि अय, अब, आय, आव हमारे को प्राप्त हो तो उसको हम अयादि संधि कहेंगे। अब ये अय, अब, आय, अब इसके विकृति से उत्पन्न होगा, तो इसके लिए कहा गया है ए के स्थान पर अय, अब के ओ के स्थान पर अब और आय के स्थान पर आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आप जब आदेश हो जाए तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। ए का अय बन जाना, ओ का अब बन जाना, आई का आय बन जाना, औ का अब बन जाना, ये क्या कहलाएगा? अयादि संधि कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम जान सकते हैं, आज आप लोग पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो। कल जब आप इस विद्यार्थी जीवन से परिवर्तन करके किसी कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? अधिकारी कहलाओगे। ठीक उसी प्रकार ये ए ओ ऐ औ जब परिवर्तन होके अय, अब, आय, आप बन जाते हैं तब वह अयादि संधि के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें नियम है, आगे यदि कोई सा भी स्वर वर्ण हो, कोई सा भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब और ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आप आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, हरे में जो अंतिम स्वर है ए है और आगे ए आ रहा है स्वर वर्ण, क्योंकि यहाँ हम असवर्ण स्वर प्रयोग नहीं किए हैं, कोई सा भी स्वर वर्ण हो सकता है, यहाँ समान स्वर भी हो सकता है, इसलिए ए आने पर भी ए के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? अय आदेश कर देते हैं और रूप बन जाता है हराए, हराए। उसी प्रकार गई प्लस अक, गई प्लस अक, गई में ऐ है, आगे औ आ रहा है स्वर वर्ण, तो ऐ के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे? आय आदेश कर देंगे और रूप बन जाएगा क्या? गायक। उसी प्रकार पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पो में ओ है, आगे ई स्वर वर्ण आ रहा है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा पवित्र।
इस प्रकार किसी भी संधि के अंतर्गत यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ए हो, ऐ ओ आ रहे हो और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण यदि कोई सा भी स्वर वर्ण आ रहा हो तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार यण संधि में यण का अर्थ य और ल है, अयादि संधि में अयादि के अर्थ अय, अब, आय, आप है, उसी प्रकार दीर्घ संधि में दीर्घ का अर्थ होता है दीर्घ वर्ण, अर्थात आ, ई, उ और री दीर्घ निकार ये कहलाएंगे दीर्घ। जितने भी स्वर वर्ण हैं उन स्वर वर्णों में जो दीर्घ वर्ण है उन्हीं का आदेश हो जाना व दो वर्णों के मेल से उनकी उत्पत्ति होना ही दीर्घ संधि कहलाएगा। तो यहाँ बात करते हैं इसके आगे क्या रहेगा, समान स्वर व सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर अगर किसी दो वर्ण के मेल और किसी भी वर्ण और उसके आगे सवर्ण स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पहला देखो, अकार, आकार के आगे यदि अकार और आकार ही आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। यहाँ अ आगे सवर्ण है अ, इसीलिए अ के साथ आ का मेल हो या आ के साथ आ मिल जाए या आ के साथ अ मिल जाए तो वहां पर दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, कार्य प्लस आलय कार्यालय आदि रूप बनते हैं। दूसरा नियम इसी में ही कह रहा है, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार के बाद यदि ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, दीर्घ इकार आदेश हो जाता है। जैसे इति प्लस इव, इतीव दीर्घ हो गया। उसी प्रकार ये स्वस्थ इकार के साथ दीर्घ इकार हो या दीर्घ इकार के साथ दीर्घ इकार आदेश हो या फिर दीर्घ इकार के साथ ह्रस्व इकार आदेश हो, मिलने पर वो यदि दीर्घ इकार बन जाता है तो वह कहलाएगा दीर्घ संधि। अब यह देखो, हम जब यण संधि अध्ययन किए थे, यण संधि में आगे लिखे थे असवर्ण स्वर, इसी के कारण ही दीर्घ संधि के अपवाद के कारण ही वहां असवर्ण स्वर को हम ग्रहण किए थे यण संधि में। वहां यदि सवर्ण स्वर हो जाता तो वहां दीर्घ संधि प्राप्त हो जाता, वहां दीर्घ संधि बन जाता, वहां यण संधि नहीं हो पाता, इसीलिए वहां पर असवर्ण स्वर का प्रयोग किया गया था। दीर्घ संधि में कुल मिला के यह है, एक समान ह्रस्व वर्ण से ह्रस्व वर्ण या ह्रस्व से दीर्घ या दीर्घ से दीर्घ किसी भी दो वर्णों के मेल से यदि दीर्घ वर्ण बन जाता है तो उसको हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गुण संधि। अब ये गुण संधि जो है, सबसे पहले हमारे को ये जानना है गुण वर्ण क्या है। जैसे अभी तक हम यण से या वारल, अयादि से अय अब आय अब और दीर्घ से आ ई री आदि, उसी प्रकार ये गुण क्या है, गुण वर्ण कहा गया है आ, ए और ओ। ये जो तीनों वर्ण हैं इनको गुण वर्ण के नाम से जाना जाता है। अर्थात दो वर्णों के मेल से यदि एकार ओकार आदेश हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। अब ये एकार और ओकार बनेंगे कैसे, किन वर्णों के मेल से बनेंगे, तो एकार के लिए कह रहा है पहला नियम, अकार के बाद यदि इकार आ जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। अकार के बाद इकार आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, इकार आदेश हो जाता है। ये अकार से तात्पर्य है आकार को भी गिनती किया जाता है, ह्रस्व के साथ दीर्घ की भी गिनती किया जाता है। यहाँ इकार से तात्पर्य ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार दोनों ही है। तो इसी प्रकार अ के साथ ई मिलने पर ए आदेश हो जाता है।
जैसे उदाहरण के रूप में गण प्लस ईसा, गण प्लस ईसा, गण में अ है और ईस में ई दीर्घिकार है, तो अ के साथ दीर्घिकार मिल गया और यहाँ मिल गया गणेश। उसी प्रकार सुरेश, महेश आदि रूप बनते हैं। दूसरा इसी का ही नियम है, अ के बाद यदि उ आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। अ के बाद उ आ जाए तो ओ आदेश हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, यहाँ पर में अ है और उपकार का उ है, तो अ उ दोनों मिलके ओ बन जाता है, परोपकार। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय आदि रूप बन जाते हैं। अर्थात ये गुण संधि का जो मुख्य नियम है, इन दोनों को आप लोगों को याद करना है। अकार के साथ इकार मिलने पर इकार आदेश हो जाता है, अकार आकार के साथ ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार मिलने पर उकार आदेश हो जाता है। ये गुण संधि के नियम है। अब जो स्वर संधि का अंतिम संधि के रूप में जाना जाता है वो है वृद्धि संधि। जिस प्रकार गुण संधि में वर्ण अ ए ओ है, उसी प्रकार वृद्धि संधि में आई और औ और आ ये तीनों वर्ण माने जाते हैं। आई, औ और आ ये तीनों वर्ण वृद्धि वर्ण कहलाते हैं। गुण का अर्थ छोटा, वृद्धि का अर्थ बड़ा। तो ए के बड़ा भाई कौन है, आई है, और ओ के बड़ा भाई कौन है, औ है। तो बड़ा वर्ण जो आई है, आई आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है, वहां पर वृद्धि संधि कहलाता है। ठीक है। अब ये आई कब आदेश होगा, इसके लिए कह रहा है अकार या आकार के बाद एकार या ऐकार आ जाए तो वहां क्या आदेश हो जाता है, ऐ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं एका प्लस एका, एका प्लस एका, एका में अ है और एक का स्टार्टिंग प्रारंभिक वर्ण ए है, तो अ ए दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ऐ बन जाता है और इसका रूप बन जाता है एकई का, एकई का रूप बन जाता है। उसी प्रकार औ का नियम कह रहा है अ या आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए तो वहां पर क्या आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। जैसे सर्व प्लस औषधि, सर्वौषधि, सर्व का अ और औषधि का ओ दोनों मिलकर औ आदेश हो जाता है, सर्वौषधि रूप बन जाता है। उसी प्रकार ये जो आ लिए हैं, आ से क्या तात्पर्य है, आ से तात्पर्य आर बन जाता है आगे जाकर। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि बन जाता है, महा प्लस ऋषि, तो आ और ऋ दोनों मिलकर आर हो जाता है, महर्षि। वो भी इसी गुण संधि या वृद्धि संधि के अंतर्गत इनका समाहार है। गुण संधि सप्त प्लस ऋषि और री मिलके अर हो जाता है, सप्तऋषि बन जाता है। यहाँ पर ये जो है वृद्धि संधि या गुण संधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो समष्टि के रूप में हम यह जान सकते हैं कि यण संधि में, यण के अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत हम य वर अल आदेश करते हैं और अयादि संधि के अंतर्गत अय अब आय आव आदेश करते हैं और दीर्घ संधि के अंतर्गत आ ई उ आदेश करते हैं और वृद्धि संधि के अंतर्गत ऐ औ आदेश होता है और गुण संधि के अंतर्गत ए ओ आदेश किया जाता है। अतः ये स्वर संधि में दो स्वर वर्ण या एक स्वर एक व्यंजन वर्ण के मेल से जो उत्पन्न होता है उसी को ही स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 जो भेद है इसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा किए हैं।